हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक है, सुरक्षित है और घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नई कविता को लेकर आ रहे हैं जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। और उस कविता का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी की किरणों का खेल। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की आख्या प्राप्त हुई थी। उनका जन्म हुआ था 1886 को उत्तर प्रदेश जिला झांसी में। हिंदी के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त का स्थान सर्वोपरि है। देश और संस्कृति के प्रति प्रेम के अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में समाज के उपेक्षित, दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवाद की ओर झुकाव और मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। उनके काव्य में सरलता और सरसता का भी समन्वय हुआ है। इनकी भाषा में खड़ी बोली हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा हुई है। साथ में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के कुशल संयोग से उन्होंने तद्भव प्रधान भाषा को भी अपनी काव्य भाषा का मुख्य आधार बनाया है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि यूं ही प्राप्त नहीं हुई थी। जाहिर है कि उनकी कविता में हर प्रकार की जो गुण है वो देखने को मिलता है। उनकी कविता में समाज के हर एक क्षेत्र को लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। सन 1912 में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथ की रचना की। उनके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में जानते हैं और साथ साथ साकेत महाकाव्य के रचक के रूप में भी उनको जानते हैं। तो हमें उनके द्वारा रची गई एक कविता किरणों का खेल पढ़ने के लिए हमें मौका मिली है। ये बहुत अच्छी बात है। किरणों का खेल ये जो कविता है यह एक प्रकृतिपरक कविता है। प्रकृतिपरक कविता मतलब जिसमें प्रकृति के गुण को दिखाया जाता है, प्रकृति के जो उपादान हैं उसको लेकर आता है। और ये जो कविता है वो पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। अब ये पंचवटी क्या है तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब रामायण के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जब राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास दे दिया गया था तब वे लोग जाकर पंचवटी में रुके थे, वहाँ अपना कुटीर बनाया था और वही सब लोग रहते थे। तो वहाँ वो तो राज दरबार से निकलकर जब अरण्य के बीच तीनों रहने लगे और साथ साथ लक्ष्मण जी तो सोए भी नहीं थे, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब समय मिलता था प्रकृति को निहारने के लिए। ये बातें इस कविता में देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन मूल जो खंड काव्य है उसमें दिया गया है। तो ये जो प्रकृति के अनुपम ये जो उपादान है, प्रकृति के जो गुण हैं, ये जो प्रकृति निरंतर चलती रहती है, वो लक्ष्मण को बहुत भाए थे, लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा था। तो उसी के मनोदशा को कवि ने इस कविता में दर्शाया है। किरणों का खेल कविता में प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्य का बड़ी बारीकी से चित्रण हुआ है। प्रकृति जो स्वयं ईश्वर प्रदत्त है, अपने संसाधनों के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटती है। प्रकृति न कभी हार मानती है न थकती है। यह अपना सब काम शांत भाव से तथा नियत समय पर करती है। रात में चांद अपनी स्वच्छ चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर देता है।
वहीं सूरज अपनी किरणों का जादू बिखेरकर संसार में उजाला फैला देता है। धरती हरी हरी घासों के माध्यम से, पेड़ झूम झूम कर तथा पवन चारों तरफ सुगंध फैलाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। धरती का कोना कोना आनंद से भर जाता है। इस तरह प्रकृति रोज नए एवं नए विविध रूपों में हमारे सामने आती है और हमें सुखद अनुभूति का एहसास दिलाती है। अर्थात प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। प्रकृति किसी के लिए नहीं रुकती है, बल्कि जो प्राणी वर्ग है उन्हें प्रकृति के साथ रुकना पड़ता है, उनके प्रकृति के साथ चलना पड़ता है। हम लोग जन्म से ही प्रकृति के अंतर्गत ही है और हम लोगों को फिर से इसी प्रकृति के गोद में ही लीन होना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद से ध्यान दिया है कि जो प्रकृति है हर वक्त बदलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती है। अगर ऐसा होता, अगर प्रकृति रुक जाते तो दिन ही होते रहते या रात ही होते रहते या हवा ही चलती रहती, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। समय पर दिन होते हैं, रात होती है, अंधेरा अंधेरा होता है, उजाला होता है, बारिश होते हैं, फूल खिलते हैं, हवा खिलते हैं, हवा बहते हैं। तो ये जो सुंदरता है प्रकृति के बीचों बीच जाकर वो हम लोग एहसास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति हमें एक जो शांति भाव है, जो मन को उदासी से जब हम लोग उदासी में जब हम लोग घुस जाते हैं, उदासी में हम लोग फंस जाते हैं, तब प्रकृति के गोद में जाकर ही हमें शांति मिलती है। शायद इसीलिए सब लोग जब भी मौका मिलते हैं प्रकृति के गोद में जाकर राहत की सांसें लेती है। तो प्रकृति सबसे अनुपम उपादान है। तो आइए हम लोग कविता को आगे बढ़ाते हैं। किरणों का खेल। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रगट करती है धरती हरी तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। किरणों का खेल। चारों चंद्र की चंचल किरणें। चारों मतलब सुंदर, चंद्र जो चंद्रमा है, चंचल किरणें जो सुंदर है, जो अनुपम है, वो चंद्रमा की जो किरणें होती है वो आकर जब धरती पर गिरते हैं तो खेल रही है जलथल में। जब वो धरती पर आकर गिरते हैं, कभी जल में आकर गिरते हैं, कभी वृक्षों पर आकर गिरते, कभी थल पर जमीन पर आकर गिरते हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, तो कवि को ऐसा लगता है कि ये जो चंद्र की जो ये उज्जवल सफ़ेद जो रोशनी है वो अवनी और अंबर तल में बिछी हुई है। एक चादर की भांति, एक सफ़ेद चादर की भांति वो पूरी धरती पर वो क्या हो रहे हैं, वो उसको बिछाई दिया गया है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अर्थात चंद्रमा की सुंदर किरणें धरती और पानी में क्रिया कर रही है। क्रिया मतलब खेल रही है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी से आकाश तक यह स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। जैसे यह चांदनी एक सफ़ेद साफ चादर के रूप में धरती से आकाश तक
बिछी हुई है, क्योंकि जो चांदनी होते हैं, जो रोशनी होते हैं, वो तो एक जगह पर नहीं होते हैं। जितना दूर हो जाए चारों तरफ ही वो चांदनी फैल जाती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरी तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये जो चांदनी की रोशनी बिखेर रहे हैं, चारों तरफ साफ सुथरा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उससे प्रकृति की गोद के अन्य दो उपादान जो है तृण वृक्ष, ये सब कुछ खुश है। वो अपनी खुशियाँ जाहिर कर रही है। किस तरह से जाहिर कर रहे हैं? पुलक प्रकट करती है धरती हरी तृणों की नोकों से। ये जो धरती है वो वो खुश हो रहे हैं, इसीलिए वो अपनी खुशी को किसके द्वारा प्रकट कर रहे हैं? हरे भरे तृणों के नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और सॉरी, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मतलब और जो वृक्ष है, तरु है, वो भी मंद मंद हवा के कारण हिल रहे हैं और अपनी आनंद को प्रवाहित कर रहे हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरी तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चांदनी के कारण तिनकों की नोक भी चमकती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि धरती अपनी प्रसन्नता उनके माध्यम से व्यक्त कर रही है। वहाँ बह रही मंद हवा के कारण सभी वृक्ष झूम रहे हैं, अर्थात चांदनी रात में प्रकृति प्रसन्न हो उठती है और उसको अन्य अन्य उपादानों के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। ये जो दो पैराग्राफ है, इनमें कुछ जो अगर काव्यात्मक सौंदर्य लिखने के लिए कभी कभी दे सकते हैं, आप लोगों के व्याख्या के लिए आ सकते हैं। तो ये जो पहला दो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोग काव्य सौंदर्य बोलने से क्या क्या लिख सकते हैं कि इसमें भाषा खड़ी बोली है, इसमें गीतात्मक, वो गीत एक गीत है असल में, वो इसलिए गीतात्मक छंद का व्यवहार हुआ है, गीतात्मक छंद की व्यवहार की गई है। इसमें अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ में श्रृंगार रस और माधुर्य गुण। ये काव्य सौंदर्य है, ये दो प्रथम जो पैराग्राफ है उसका। नेक्स्ट देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व नीरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, ये है क्या ये निस्तब्ध निशा। ये जो रात होते हैं, रात में ऐसा नहीं कि सब प्राणी वर्ग सो जाते हैं, सब लोग आराम कर लेते हैं, तो ये जो चांदनी है वो भी थक जाती है, वो भी आराम करती है, ऐसा नहीं होता है। वो चांदनी बिखेरती ही रहती है। और ये जो चांदनी रात होती है बहुत ही शांत होती है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं होती है स्वच्छंद सुमंद गंध व नीरानंद है कौन दिशा। और इसी शांत रात में हवा भी अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद सुगंध फैलाकर फैल रही है, अर्थात धीमी धीमी खुशबू आते हैं, क्योंकि हवा धीरे धीरे चलती रहती है। उससे ऐसा लगता है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है। नीरानंद है कौन दिशा, तो कवि के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि नीरानंद है कौन दिशा, मतलब चारों तरफ सिर्फ आनंद ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें बिना आनंद के आनंद रहित कौन हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकते हैं। चांदनी की रात संपूर्ण शांत है, कहीं कोई शोर नहीं है, हवा भी अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद सुगंध फैला रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। इस समय ऐसी कौन सी दिशा होगी जो आनंद शून्य है, जो आनंद रहित है। बंध नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से
कितने शांत और चुपचाप। लेकिन ऐसे समय में जब प्राणी समस्त सो जाते हैं, आराम करते हैं, तभी प्रकृति आराम नहीं करती है। प्रकृति अपना रूप बदल लेते हैं और अपना काम करते ही रहते हैं। बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप। नियति नति, नति नर्तकी, अभिनेत्री, जो नाटक करते हैं, जो अभिनेत्री होते हैं, उसको नति बोलते हैं। तो जो नियति है, जो प्रकृति है, उसको कवि ने नर्तकी के साथ तुलना की है। मतलब जो बिना रुके नृत्य करती रहती है। तो ये जो प्रकृति है वो भी बिना रुके अपना काम करती ही रहती है। वो ना कभी थकती है, ना कभी स्तब्ध हो जाते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है, बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप। रात होने से बाकी काम रुक सकते हैं, लेकिन प्रकृति जो परिवर्तनशील है, प्रकृति का जो काम है वो कभी नहीं रुकते हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन वो जो प्रकृति अपना काम करती रहती है, उसको दूसरों को वो अंदाज़ा ही नहीं होता है। दूसरों को वो एहसास ही नहीं दिलाते हैं। मतलब प्रकृति बहुत ही शांत भाव से, प्रकृति चुपचाप अपने आप को कार्यरत करती रहती है। बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थात ऐसे समय में भी जब प्राणी मात्र सो जाते हैं, आराम करते हैं, तब भी प्रकृति नहीं थकती है और ना ही स्तब्ध हो जाती है। उस समय भी प्रकृति एकांत भाव से और चुपचाप अपना काम करती रहती है। और फिर से ये दो पैराग्राफ में जो मूल बात तो है ही, प्रकृति के गुण तो है ही, साथ साथ इसका जो काव्य सौंदर्य है वो आप लोग लिख लीजिएगा। वो है, इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और अलंकार कौन कौन सी? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार जो प्रश्न करते हैं, इसमें प्रश्न कर रहे हैं ना, निरानंद है कौन दिशा। ये जो निरानंद है कौन दिशा प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें प्रश्न अलंकार, उसको प्रश्न अलंकार लिखते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। शांत रस, क्योंकि शांत वातावरण के बारे में है, पढ़कर सुनकर एक शांति भाव मन में पैदा होते हैं, शांत रस है। और इसमें जो शैली है वो है भावात्मक, क्योंकि कवि सोच रहे हैं, कवि को लगता है, ये भावात्मक शैली होते हैं। नेक्स्ट है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। उसके बाद क्या होता है, प्रकृति तो चलती रहती है बिना रुके, फिर वो जो रात धीरे धीरे गुजर जाते हैं और फिर सवेरा हो जाते हैं। और जब रात होते हैं फिर क्या होते हैं, चांदनी निकलती रहती है और धरती भी क्या करते हैं, अपनी ओस की बूंदे को निकाल देती है। अर्थात ओस रूपी मोतियों को फैला देती है। और जब सुबह होती है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और सब सवेरा होने पर रवि अर्थात सूरज उन मोतियों को खुद बटोर लेते हैं। बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, वो धरती बिखेर देती है मोती सबके सोने पर। जब रात को सब सो जाते हैं तो फिर भी ये जो प्रकृति है उसको मतलब सुंदरता से ही ढक कर रखते, उसके सौंदर्य को म्लान होने नहीं देते हैं। इसीलिए मोती को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। वो मोती किसकी है, ओस की जो बूंदे होती है उसको कहा गया है, वो मोती बिखेर देती है। और जैसे ही सुबह होते हैं, सूरज की रोशनी निकलते हैं, वो सूरज क्या करते हैं, वो जो मोती होते हैं उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उसको बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। सूरज निकलते हैं, पूरा दिन होते हैं, फिर अपना काम करते रहते हैं और फिर शाम होते हैं। और उस शाम होने पर क्या होते हैं,
सूरज डूबने लगते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे सूरज दिन भर काम करके थक गए हैं, इसीलिए वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जब संध्या होती है तो वो सूरज डूब जाते हैं, लेकिन डूबने से पहले वो क्या करते हैं पता है? डूबने से पहले वो जो सुबह जिस मोतियों को उन्होंने बटोर लिया था उसको तारों का रूप दे देता है, और उस तारों के रूप लेने वाली जो मोतियां है वो आकाश में चिटका देते हैं, वो आकाश में फैला देते हैं। शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। और हम लोग धरती को एक माता के रूप में लेते हैं, धरती को मतलब एक औरत के रूप में लेते हैं। और जब शाम हो जाती है, जब संध्या समय हो जाते हैं तो वो काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, वो सांवले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और कवि ने उसको सांवले रंग की एक औरत के रूप में कल्पना की है, तुलना की है। और जैसे ही वो सांवले रंग के शरीर है उसमें वो तारे चिटका दिया जाता है, तो उसके बदन में वो तारा झिलमिलाने लगते हैं, जिससे सुंदरता और भी बढ़ जाती है। मतलब धरती को एक माँ के रूप में, एक औरत के रूप में उन्होंने लिया है, जिनके बदन पर तारा चिटका दिए गए हैं, और दिखने में और भी उसमें सुंदरता बढ़ती जाती है। और ये जो 2 पैराग्राफ है इसमें भी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसका जो काव्य सौंदर्य है, जो लास्ट 2 पंक्ति है, पैराग्राफ है, उसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली भाषा है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, और वर्णनात्मक शैली है। वर्णना कर रहे हैं कि वो जो औरत है, जो सांवले रंग की औरत है, वो दिखने में कैसी लगती है, या सूरज क्या कटे। जो इसमें वो जो शैली है भाषा की, वो वर्णनात्मक है, इसलिए इसको वर्णनात्मक शैली कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। इसमें प्रकृति की जो निरंतरता है वो दिखाने के लिए कोशिश की है। कवि ने बोला है कि प्रकृति कभी नहीं रुकती है, प्रकृति हमेशा निरंतर चलती रहती है। लेकिन प्रकृति को चलना है इसलिए चलती नहीं रहती है, वो हमेशा सुंदरता को कायम रखती है। वो हमेशा लोगों को, दूसरों को हमेशा खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं। प्रकृति सुंदर होते हैं, प्रकृति अनुपम होते हैं। इसीलिए जब चांदनी निकलते हैं वो चांदनी सफ़ेद रंग के जैसे होते हैं, ताकि अंधेरे में भी उजाला नज़र में आ जाए। और वो चांदनी जो होती है वो सबको खुशियाँ प्रदान करते हैं। फिर जब रात हो जाते हैं, पूरा अंधकार हो जाने से कुछ भी दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए आसमान में तारा दिखने को मिलते हैं। फिर जब सुबह हो जाते हैं तो उस तारे को, मतलब ओस की बूंदों को, जो धरती ओस की बूंदे को निकालते हैं, उसको सूरज ले लेते हैं। फिर जब शाम होते हैं फिर से वो गायब हो जाते हैं, फिर उसको तारों का रूप दे देते हैं। मतलब संपूर्ण रूप से प्रकृति क्या करते, सज धज कर रहती है, हमेशा सुंदर रूप से वो रहती है। मैंने इसमें आप लोगों को जो भी बोला है, जो भी समझाया है, वो फिर से आप लोग अच्छी तरह से 2-3 बार आप लोग सुन लेना, तो समझ में आ जाएंगे। साथ में मैं आप लोगों को कविता के हर पैराग्राफ के एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके मैंने आप लोगों को दिया है, वो भी आप लोग खुद देख लेना, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। हरित तृण का तात्पर्य क्या है? हरित तृण का तात्पर्य है हरी हरी घास। कविता में मोती किन्हें कहा गया है? कविता में मोती ओस की बूंदों को कहा गया है। कविता में विरामदायिनी किसे कहा गया है? कविता में विरामदायिनी संध्या को कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है? ये एक प्रकृतिपरक कविता है, क्योंकि प्रकृति के बारे में लिखा गया है। धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रही है? धरती तृणों के माध्यम से खुशी जाहिर कर रही है।
वृक्ष क्यों झूम रहे हैं? वृक्ष पवन के झोंकों के कारण प्रसन्न होकर, पवन के झोंके हवा चल रही है और उसी के कारण वृक्ष खुश हो रहे हैं और झूम रहे हैं। सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है? जब सवेरा होते हैं तब। जल और थल में चांदनी बिसी होने का अर्थ क्या है? अर्थात दूर दूर तक चांदनी फैली रहती है, हर जगह वो दिखाई देती है। संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? संध्या को विरामदायिनी इसीलिए कहा गया है क्योंकि संध्या समय ही क्या होते हैं, सब मतलब आराम करते हैं। जैसे सूरज भी दिन भर काम करके थक जाते हैं, आराम करते हैं, फिर उसी समस्त प्राणी वर्ग भी आराम करते हैं, इसीलिए संध्या को विरामदायिनी कहा गया है। वो शांति प्रदान करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। जैसे कि जब किरणें निकलते, किरणें सूर्य की भी होते, चांद के भी होते हैं। जब चांद की किरणें निकलते हैं तो चारों तरफ एक सफ़ेद स्वच्छ रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश में एक सफ़ेद चादर बिछा हुआ है, जिससे हवा मतलब जो तीन होते, वृक्ष होते, हवा होते, वो खुश हो जाते हैं। जो मूल सारांश है कविता का वही है। धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है? धरती अपना पुलक हरे हरे घासों की नोकों के माध्यम से प्रकट करती है। अर्थात जब चंद्रमा की किरणों से धरती प्रभावित होते हैं तो वो अपनी आनंद को जाहिर करने के लिए वो हरी हरी घासों के नोकों के द्वारा ही वो उसका सहारा लेते हैं। रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है? रात होने पर धरती ओस रूपी मोतियों को फैला देती है, जिसे सुबह होने पर सूरज उनको बटोर लेता है। रवि या सूरज बटोर लेता है। नियति को नति क्यों कहा गया है? उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। नियति को नति इसीलिए कहा गया है क्योंकि नति नर्तकी या अभिनेत्री को बोलते हैं, तो उस तरह से नियति भी नति की तरह वो अपना कार्यकलाप जो है एकांत भाव से और चुपचाप करती रहती है। ना वो कभी थकती है, ना रुकती है, ना हारती है। निरानंद है कौन दिशा? कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है? निरानंद है कौन दिशा के माध्यम से कवि ये प्रश्न कर रहे हैं। एक्चुअली उसके पीछे इसका आशय ये है कि प्रकृति हर वक्त हर समय खुशियाँ प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है, हर तरफ वो फैलाती ही रहती है सुंदरता। ऐसे में कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं रह सकते, आनंद शून्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर लिखिए। किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। वो भी जो आप लोगों के समरी है, कविता के सारांश है, वही है, देख लीजिएगा। प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या क्या भूमिकाएं हैं? प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की भूमिकाएं तो अपरिसीम है। चांद रोशनी नहीं बिखेरती तो पूरा रात हो जाते, पूरी अंधकार हो जाते हैं, तो चारों तरफ एक हताशा निराशा भाव पैदा हो जाते। लेकिन चांदनी बिखेरने के कारण ही एक शांति भाव, एक जो सुकून भाव है वो फैल जाते हैं। प्रकृति अपनी जो खुशियाँ है वो जाहिर कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से सूरज नहीं होंगे तो हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति भी अगर उगती है, अगर प्रकृति की जो अनुपम चीज़ें हैं, उपादान है, वो तो सूरज के साथ ही निर्भरशील है। जैसे पेड़ पौधा वृक्ष मनुष्य सब कुछ सूरज के साथ ही है। तो प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की जो भूमिकाएं है वो अपरिसीम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रस्तुत कविता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो हम लोग जानते ही हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता तो प्रकृति भी नहीं होती या मनुष्य भी
नहीं होते। प्रकृति ही क्या होते हैं, हर वक्त हमें मतलब अपने कार्यकलापों के द्वारा हमें परिवर्तनशील होते रहने के लिए प्रेरणा देती है। पठित कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति से हमें कौन सी सीख मिलती है। पठित कविता के आधार पर प्रकृति से हमें एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा कर्मशील होते रहना चाहिए, साथ साथ परोपकारी भी होना चाहिए। अपनी स्वार्थ को पीछे छोड़कर परोपकार करना चाहिए। नेक्स्ट, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 2 है इसमें, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये आप लोगों को जो मैंने व्याख्या दी है, व्याख्या लिख के मैंने आप लोगों को दे दिया है, उसको ही आप लोग ये सप्रसंग व्याख्या में लिख देंगे। लेकिन हाँ, उसमें जो 5 पॉइंट है, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, उसमें उन 5 पॉइंट जो है उसको लिख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये भी सेम ही है, उसका भी एक्सप्लेन है, मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। साथ में हो सके तो खुद भी थोड़ा बहुत लिखने के लिए कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो 5 पॉइंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गए भाषा की बात। इसमें आप लोगों को थोड़ा शब्दों को संधि के रूप में जोड़कर लिखिए। आप लोगों को तो संधि सिखाया गया है, फिर भी इसमें जो दिया गया है मैं बोल देती हूँ। सम प्लस यम संधि, इसमें क्या हो जाएगा, संयम। नेक्स्ट है, सम प्लस रचना, संरक्षणा। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस शोधन, संशोधन। सम प्लस स्मरण, संस्मरण। सम प्लस हार, संहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अवनी, अवनी किसको बोलते हैं, धरती या पृथ्वी को, तो उनके 2 पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धरती और पृथ्वी। अंबर, अंबर मतलब आकाश और आसमान। तरु, वृक्ष और पादप। पवन, हवा, वायु। छंद, छंद किसको बोलते हैं, निशाकर को भी बोलते हैं, छांद को भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं, सॉरी रजनी नहीं बोलते, रजनी रात को बोलते हैं। छांद और निशाकर लिख सकते हैं आप लोग। रवि, रवि मतलब सूरज, दिवाकर, भास्कर। चारों, चारों मतलब सुंदर, मनोहर। निशा, निशा मतलब रजनी, निशा मतलब रात। तन, तन मतलब देह, जो शरीर होते हैं वो, काया। किरण, किरण मतलब रोशनी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लेना सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गए हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नई कविता को लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।